एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नई कलवेर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी कृतिका। साथ ही आज भारत की मेजबानी के अंतर्गत क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है। और शुरुआत करें सबसे पहले इस नया सवेरा के अंक की, तो कृतिका शुरुआत करते हैं शुभ विचार के साथ और सुभाषितम के साथ। भद्रं भद्रं कृतं मौनम् कोकिलैर्जलदागमे दर्दुरः यत्र वक्तारः तत्र मौनं हि शोभते। जिस तरह से वर्षा ऋतु के बिल्कुल, और इस सुभाषित का अर्थ है कि जिस तरह से बरसात के आते ही कोयल कूकना बंद कर देती है क्योंकि तब चारों ओर मेंढक ही टर्राते हैं, ठीक इसी प्रकार मूर्खों की सभा में विद्वानों का मौन रहना ही अच्छा रहता है। क्यों भावना? बिल्कुल कृतिका, क्योंकि उसकी असली योग्यता जहां विद्वान होते हैं वहीं परखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये सुभाषितम हम हर रोज लेकर आते हैं अपने नया सवेरा के खास कार्यक्रम में। तो चलिए, ये तो बात हुई रही सुभाषितम के आज के सुविचार की। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने ली 14 लोगों की जान, 26 घायल, 102 लापता, 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने ली सिक्किम के मुख्यमंत्री से जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। एनआईए की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा 2 दिन का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के साथ रोड मैप तैयार करने पर होगा फोकस। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तेलंगाना में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा बेहद बुद्धिमान है पीएम मोदी, उनके नेतृत्व में भारत कर रहा है अच्छी प्रगति। दोनों देश के बीच आगे भी सहयोग जारी रहने की जताई उम्मीद। और खेलों की सुर्खियों में 19वें एशियाई खेलों में आज तीरंदाजी, स्क्वैश और कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद। 18 स्वर्ण जीतकर 81 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर बरकरार। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड से। 10 शहर में 10 टीम के बीच होंगे कुल 48 मुकाबले। तो चलिए, ये तो नया सवेरा में हमने हेडलाइंस की बात करी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान तमाम परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले वो जोधपुर में होंगे, फिर जबलपुर का रुख करेंगे। सभी प्रोजेक्ट सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित है। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए की, जबकि मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जोधपुर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। In that context, Honorable Prime Minister's initiative in dedication to the country of the campus would inspire faculty, would inspire students, would inspire staff members to all work together to contribute in various ways for the growth of the nation, which IIT can. प्रधानमंत्री इसके अलावा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसमें स्टॉपेजेस बढ़ाने की जो सुविधा है वह डबलिंग के बाद अवश्य मिलेगी। इस क्षेत्र के विकास में इससे काफी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों के लिए 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवाज ग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से
उद्योगों और वहां के रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस मिल सकती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने में सफलता मिलेगी। राज्य को विकास की सौगातों के तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के तहत इन दोनों राज्यों में करीब 17,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं से देश तरक्की की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। जोधपुर से चंद्रशेखर और इंदौर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृतिका, आज प्रधानमंत्री दो जगहों का दौरा करेंगे जो कि है जोधपुर और जबलपुर। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े होंगे। जोधपुर से होंगे हमारे साथ चंद्रशेखर और जबलपुर से होंगे कुमार और लोग। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सीधा चलते हैं इस वक्त हमारे संवाददाताओं के पास में। जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जबलपुर से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को सुप्रभात सबसे पहले। और चंद्रशेखर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे, तो वहां पर जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उनके संबोधन को लेकर? जी, सुबह से हमारी बातचीत लोगों से हो रही है और पिछले 2-3 दिन से भी हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और हमने जानना जब चाहा कि जो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की ये सौगात देने वाले हैं, तकरीबन 18 या उससे ज्यादा की ये जो परियोजनाएं होंगी, और ये न केवल रेल कनेक्टिविटी को लेकर के है, न केवल स्वास्थ्य को लेकर के है, बल्कि जितनी भी पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हुई भी इसमें योजनाएं हैं। तो इससे निश्चित तौर पर, जैसे कि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि यहाँ राज्य के जो युवा हैं उनको भी रोजगार इसमें हासिल होगा और सुविधाएं भी हासिल होंगी। तो यही जनता की भी राय है कि एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के आ रहा है, और इससे न सिर्फ वहां पे सुविधाएं बढ़ रही है बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। और बड़ी तेजी के साथ जिस प्रकार से विकास की रफ्तार में राजस्थान को भी साथ में जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार की रही है, उसका भी एक ये उदाहरण आप कह सकते हैं कि देखा जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं कुमार आलोक भी। कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री के बेहद करीब है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है मध्य प्रदेश में, वो अगर रिकॉर्ड पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो चुका है अब तक उनके कार्यकाल में, और अब तक के प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर अब किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री का आज का ये जो दौरा है कितना विशेष है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है सागर और बीमा में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कृतिका, ये 35वां दौरा होगा। अगर 2014 से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के दौरे की प्रधानमंत्री की, तो ये 35वां दौरा होगा। आज अगर आएंगे, अगर नहीं, आज वो PM आएंगे तो उनका 35वां दौरा होगा। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आज 5 अक्टूबर है, और 5 अक्टूबर को यहाँ की जो वीरांगना है, वीरांगना का दर्जा दिया जाता है आदिवासी समुदाय में
या कहें कि ट्राइबल समाज की महारानी दुर्गावती का आज 500वीं जयंती है। तो ये इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री न सिर्फ शिरकत करेंगे इस जयंती पर, बल्कि जो भी विकास योजनाएं हैं उनके स्मारक के लिए 100 करोड़ का निधि रखा गया है, उसकी वो सौगात रखेंगे। इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए का जो विकास कार्यों की जो बात होती है उसको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो ये आज का दिन यहाँ के महारानी दुर्गावती जी का दिन है और जबलपुर के लोग खास करके चाहे आम लोग हों, चाहे ये महाकौशल का जो इलाका है, महाकौशल इसको डिवीज़न कहा जाता है, तो महाकौशल के इलाका में ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ट्राइबल लोगों की वो रानी है, महारानी है और देवता की तरफ पूजी जाती है। तो आज का दिन महारानी दुर्गावती जी को समर्पित है और प्रधानमंत्री आज आएंगे तो उनके जयंती में शरीक होंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और लगातार आप इस खबर पर अपनी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से भाव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद खास और अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने, जिसके लिए आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है। बिल्कुल, चुनावों की तारीख कभी भी अब आ सकती है और जैसा कि हमने देखा कि निर्वाचन आयोग जो है वो अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। कृतिका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से लोगों की मौत हो गई है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता हैं और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जल स्तर और बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने साथ ही कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहीं भारतीय सेना ने अपने सैनिकों सहित सिक्किम में लापता लोगों के परिवारों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए हैं। जहां उत्तरी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8750887741। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8756991895। दूसरी तरफ लापता सैनिकों के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 7588302011। तो आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम के लिए सेना की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए हैं, जिसमें 8750887741 उत्तरी सिक्किम के लिए सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए 8756991895 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो कृतिका, जिस तरीके से सिक्किम में बादल फटने से त्रासदी आई है और कई सेना जो जवान हैं वो लापता हो गए हैं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद की आश्वासन दे रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है और बात के साथ ही हर संभव मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री खुद करते नजर आए। देखिए, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मदद कहाँ से मिल रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री एकदम उसमें नजर आ रहे हैं इस वक्त कि हाँ, पूरी सरपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सिक्किम के ताज़ा हालात की जानकारी ली है और अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सिक्किम के मुख्य सचिव ने राहत और बचाव उपायों पर राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। वहीं गृह सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। बात करें एनडीआरएफ ने प्रदेश में पहले ही 3 टीमें तैनात कर दी हैं और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार हैं। इसके अलावा राहत और बचाव प्रयासों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायुसेना की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए गंगटोक से दिल्ली रामदुलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामदुलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अब ये प्राकृतिक आपदा से निपटने की हालांकि पूरे वहां पर कोशिश इस वक्त की जा रही है और कई सारे लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जी, विशेषकर ये जो सेना के जो 23 जवान बेपता थे और लापता थे, उसमें से एक जवान कल मिले हैं, वो सकुशल मिले हैं, उनका स्थिति नॉर्मल बताया गया है और एक परामर्श दिया है कि लापता हुए है, लेकिन कोई परिवार के सदस्य अगर फोन कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपदा के कारण से ना वो फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में परेशान न होने का, थोड़ा धैर्य रखने का और सुझाव भी दिया है, परामर्श भी दिया है। और बाकी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, भारतीय सेना के जवान सब लोग लगे हुए हैं और स्थानीय आम नागरिक भी जुटे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में। तो काम शुरू किया है। थोड़ा रात में बचाव कार्य में थोड़ा देरी हुआ क्योंकि रात और बारिश भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इस हिसाब से काम तो हो रहा है और आपदा में जो क्षति हुआ है इसमें तो ज्यादातर गैंगटोक डिस्ट्रिक्ट में, गैंगटोक जिला में ज्यादातर और मंगन में ज्यादातर हुआ है और इसके कारण से 11 पुल जो नष्ट हुए और दोनों जिला जो गैंगटोक और नामची को जोड़ने के लिए और जो एक ही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH10 वो भी अभी कट आउट हुआ है क्योंकि अभी कोई आवत नहीं हुआ है। तो यहाँ से राष्ट्रीय धारा में जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही था वो भी अभी नहीं है, इसलिए समस्या हो रहा है। तो मौसम के कारण से थोड़ा राहत और बचाव कार्य में थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली रामदुलाल जी, गैंगटॉक से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों में कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन आगे बढ़कर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो दोनों ने मिलकर निरीक्षण किया है और हर मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का।
और बढ़ते हैं कृतिका अगली खबर की ओर। ईडी की गिरफ्त में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ली जाए। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी भाजपा दफ्तर पर 11 बजे प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट किया। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से कल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है? देखिए कृतिका, 5:30 बजे के करीब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अभी भी संजय सिंह ईडी मुख्यालय में मौजूद है। ईडी के जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब 11 बजे के बाद उनको कभी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल होगा और इसके बाद कोर्ट में ईडी की दलील होगी कि संजय सिंह की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके, क्योंकि संजय सिंह इस शराब घोटाले में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे पहले जो तमाम आरोपी है, जिस तरीके की सप्लीमेंट्री चार्जशीट और चार्जशीट ईडी ने फाइल की थी, उसमें जिक्र किया गया था कि संजय सिंह भी वो कड़ी है जो मुलाकात करवाते हैं मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से। आप देखें कि जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी तो उसमें संजय सिंह का नाम 4 बार उस ईडी की चार्जशीट में आया था। हालांकि एक बार जो नाम है वो टाइपिंग एरर की वजह से आ गया था, जिसका ईडी ने स्पष्टीकरण दिया और संजय सिंह मीडिया में ये कह रहे थे कि ईडी ने गलती से उनका नाम चार्जशीट में डाल दिया, जबकि 3 बार ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था और वो सही था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस पूरे घोटाले में साउथ लॉबी ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो संजय सिंह लगातार डील कर रहे थे साउथ लॉबी से। आप देखें कि जो सरकारी गवाह बने, चाहे हम दिनेश अरोड़ा की बात करें या दूसरे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 82 लाख रुपए संजय सिंह के मार्फत पार्टी को पहुंचाए गए थे। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि 100 करोड़ के करीब जो रकम है वो साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को दी थी और उस पैसे का प्रयोग गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया। आप देखें कि इस मामले में अभी तक ईडी 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सीबीआई ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो अब निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी जो नाम है वो भी सामने आया है। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ईडी के रडार पर और भी आम आदमी पार्टी के कई नेता हो सकते हैं शराब घोटाले में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संजय सिंह की जो है वो आज पेशी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए आतंकवाद के खतरे से निपटने और इसके खिलाफ लड़ाई में एक रोड मैप अब तैयार करने के लिए आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में एनआईए अधिकारियों के अलावा पूरे देश भर के राज्य पुलिस बलों के आतंकवाद रोधी दस्ते और विभिन्न बलों के साथ साथ आतंकवाद रोधी परियोजनाओं में लगे गृह मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्त पोषण से लेकर अंतर्राज्यीय और साथ ही खालिस्तानी संस्थाओं जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ गैंगस्टरों के विदेशी संबंध भी शामिल है, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक तक विभिन्न रैंक के अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। तो आज एनआईए की तरफ से आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने ली 14 लोगों की जान, 26 घायल, 102 लापता, 22,000 से अधिक लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने ली सिक्किम के मुख्यमंत्री से जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा।
एनआईए की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा 2 दिन का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के साथ रोड मैप तैयार करने पर होगा फोकस। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तेलंगाना में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा बेहद बुद्धिमान है पीएम मोदी। उनके नेतृत्व में भारत कर रहा है अच्छी प्रगति। दोनों देश के बीच आगे भी सहयोग जारी रहने की जताई उम्मीद। वहीं खेल जगत से 19वें एशियाई खेलों में आज तीरंदाजी, स्क्वॉश और कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद। 18 स्वर्ण जीतकर 81 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर बरकरार। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड से। 10 शहर में 10 टीम के बीच होंगे कुल 48 मुकाबले। और अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, कृतिका, यानी कि जो हम हर रोज दिखाते हैं वो है अखबारियों की सुर्खियों का सेगमेंट। और देश के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त मौजूद हैं। मुकुल, सुप्रभात आपको। क्या कुछ है आज अखबारों की सुर्खियां? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की अगर आज हम बात करते हैं, कई खबरें अभी तक आपने भी दिखाई और उनमें से कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको अलग अलग अखबारों की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसमें प्रमुखता से उन्हें छापा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरिभूमि की, तो इसमें हम देख सकते हैं जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ़ायदा मिल रहा है, 600 रुपये में जो गैस सिलेंडर मिलेगा, उसको प्रमुखता से यहाँ पे छापा गया है, जिसके तहत उनको जानकारी दी गई कि पहले कैसे ये आपको इसमें 200 रुपये की रियायत दी गई और उसके बाद इसमें अब 100 रुपये की और रियायत होगी, यानी 300 रुपये की जो सब्सिडी है वो उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको दी जा रही है। तो उसको यहाँ पर प्रमुखता से हम देख सकते हैं हरिभूमि ने जो छापा है। इसके साथ साथ जो और खबरें हैं जिनकी अगर हम खास तौर से बात करें तो उसमें अगली जो खबर है वो है सिक्किम की, जिसकी अभी हम आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, किस तरीके से 100 से अधिक जो लोग हैं वो लापता हैं। करीब 14 लोगों के जो शव हैं वो अभी तक मिले हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को आप देख सकते हैं कि इसको तरजीह दी है यहाँ पे, किस तरीके से सिक्किम में जो आपदा आई है, बादल फटने से भारी तबाही और 22 जवानों समेत अभी तक हमने जो देखा करीब 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं। तो उस खबर को इसने यहाँ पर प्रमुखता से छापा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आबकारी घोटाले की जो खबर है वो इसमें हम देख सकते हैं। और यही खबर जो है हमें जो दूसरे अखबार हैं उनमें भी नजर आई। खासतौर से अगर हम बात करते हैं जनसत्ता की, तो आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार, ये देखिए प्रमुखता से छापा है उसने अपने जो पहला पेज है वहाँ पर इसको ये जगह दी है कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है आबकारी मामले में। और पूरी जो यहाँ जानकारी दी गई है, करीब 10 घंटे तक जो पूछताछ है ईडी द्वारा वो की गई और उसके बाद उनकी शाम होते होते जो गिरफ्तारी है वो की गई। तो यहाँ ये जो सुर्खियाँ हैं इस खबर ने भी ली हैं। और साथ ही अब आगे की तरफ हम बढ़ें तो एक और अच्छी खबर जो है नवभारत टाइम्स में हमने देखी हुआ ये है कि 2 सीट का पहला तेजस वायुसेना में। अब ये नया संस्करण है तेजस विमान की अगर बात की जाए, और वायुसेना दिवस के दिन ये जो नया संस्करण है तेजस का ये बेड़े में शामिल होगा। और इसके साथ साथ जो MiG-21 है वो धीरे धीरे अब बेड़े से ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छी खबर कि एक तरीके से 2 सीटर जो है 2 सीट वाला जो पहला तेजस है वो अब वायुसेना बेड़े में शामिल होगा। और इसकी जो बानगी है वो भी हमें देखने को मिलेगी वायुसेना दिवस वाले दिन। और ख़ासतौर से HAL ने इसको निर्मित किया है और पूरी जो तकनीक है उसकी भी इस खबर में हम देख सकते हैं
हैं, जानकारी दी गई है किस तरीके से काम करेगा और कैसे और जो बेहतर है हो सकता है। वायुसेना का मानना है कि आने वाले दिनों में जो तेजस हैं उनकी संख्या में और भी इजाफा किया जाएगा, जिन्हें वायुसेना बेड़े में शामिल किया जाएगा और उसको और हम मजबूत बना सकेंगे। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और खबर जो है जो कि काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ इस खबर को छापा है पंजाब केसरी ने। गांधी जयंती पर खादी भवन में बिक्री के 1.5 करोड़ के पार, ये एक नया रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे हमें खादी को बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ ये हमने देखा है कि एक नया रिकॉर्ड जो है वो खासतौर से खादी ने बनाया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे करीब गांधी जयंती वाले दिन खादी भवन में एक दिन में पहली बार सर्वाधिक 1,52,00,000 रुपए और 45,000 रुपए की जो बिक्री है वो अलग अलग उत्पाद की दर्ज की गई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे हम खादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसका लाभ जो है हर एक स्तर पर मिल रहा है, क्योंकि जो खादी उद्योग हैं उनसे ग्रामोद्योग हैं उनसे अलग अलग स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ आज की एक और अच्छी खबर जो कि जुड़ी हुई है एशियन गेम से और साथ ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से। हिंदुस्तान ने इसको प्रमुखता से छापा है कि देखिए कैसे नीरज के दम पर देश की स्वर्णिम हैट्रिक और करीब 80 के पार हमारा जो पदक तालिका है वो जा चुकी है। तो पहले हमने यहाँ देखा कि जो एशियन गेम्स है उसकी यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें किया है और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो नीचे भी क्रिकेट के महाकुंभ की बात कही गई है, यानी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो आज से शुरू हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे। और ख़ास बात क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये कि ये क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है तो अपने आप में काफ़ी अहम ये हो जाता है कि किस तरीके से जो अलग अलग मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा। और इसके साथ ही एक और खबर पर ध्यान में ले जाना चाहूँगा, यहाँ पर खासतौर से राष्ट्रीय सहारा ने इसको प्रकाशित किया है। जुलाई और सितंबर में घरों की बिक्री 6 साल के उच्च स्तर पर। ये भी दर्शा रहा है कि कैसे देखिए जब हम अपने देश के विकास की बात करते हैं, ये बात करते हैं अर्थव्यवस्था में कैसे मजबूती आ रही है, तो ये अलग अलग खबर और ये भी उसी की एक खबर है कि कैसे जुलाई से सितंबर की अगर हम बात की जाए तो 6 साल के उच्च स्तर पर है जो लोग जो है अपने आशियाने के सपने देख रहे हैं, जो आवास हैं उसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल मुकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखबारों की सुर्खियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अभी जी कृतिका, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा किटकैट ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं और खबरें और भी हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने कल तेलंगाना के सभी 33 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों तथा पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक की। सभी जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों ने आयोग के समक्ष स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विस्तृत प्रस्तुति दी। चुनाव आयोग आज दोपहर के बाद में हैदराबाद में प्रेस वार्ता भी करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार। ऋषि, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से तेलंगाना विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है और निर्वाचन आयोग की भी जो टीम है वो भी तेलंगाना पहुंची हुई है और आज उनका आखिरी दिन है। और बात करें अगर तमाम दलों की तो तमाम दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लागू की हो सकती है। इस लिहाज से आज का दिन कितना अहम है जब निर्वाचन आयोग की जो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा का तेलंगाना में आज आखिरी दिन है और आज वो प्रेस वार्ता भी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक चुनाव आयोग के इस दौरे का जिक्र करें तो हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी जो समस्त तैयारियां हैं चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। और आज का दिन इसलिए और महत्वपूर्ण है कि इन राज्यों में जो विधानसभा चुनावों की तैयारियों की जो अब तक समीक्षा की जा रही थी वो आयोग के द्वारा संपन्न कर ली जाएगी, क्योंकि बाकी के 4 राज्यों में आयोग का दौरा हो चुका है और वहाँ की सभी स्थिति का आयोग ने जायजा ले लिया है और जो आगे के दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए। जहां तक बात बचती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
और जिस तरीके से एक प्रचलन है कि आयोग अपनी यात्रा के अंतिम दिन प्रेस वार्ता करता है, जिसके माध्यम से वो समस्त जानकारी मीडिया को देता है कि किस तरीके से अब तक जो समीक्षा की गई है, कितने बूथ रहेंगे, कितने सेंसिटिव बूथ रहेंगे और क्या कुछ खास तैयारियां रहेंगी संवेदनशील इलाकों के लिहाज से। और इस पूरे कवायद के बाद आयोग के पास दिल्ली आकर और कुछ अगर बचता है तो चुनाव की तारीखों का ऐलान वही बचता है। लेकिन इससे पहले एक और प्रक्रिया है, कई बार आयोग उसको पूरी करता है, जिसमें कि वो पर्यवेक्षकों के साथ, इन राज्यों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के साथ भी बैठक दिल्ली में करता है। लेकिन ये कई बार तिथि की घोषणा करने के बाद भी हो जाता है। तो अब जो स्थिति है, उस स्थिति में जो 5 राज्यों की जो तैयारियां हैं वो करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं और अब जो सबसे बड़ी नजर होगी कि कब इसका ऐलान हो। जी तो ऋषि, जो वेट है वो रहेगी कि कब चुनावों की जो तारीख है ये 5 राज्यों में वो कब अब जो है अनाउंस होगी, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया कि 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग की जो तैयारियों की, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा है वो आज से लगभग पूरी हो चुकी है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार को महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब वन विभाग को छोड़कर समस्त विभागों की जो भी सीधी भर्ती होंगी उनमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी 100 पदों पर भर्ती होगी तो 35 महिलाओं की ही नियुक्ति होगी। इस बारे में सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 में संशोधन किया गया है। राज्य में पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता था, जिनमें अब 2% की बढ़ोतरी की गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से। आदित्य, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल सबसे पहले संसद में आया और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं उसका असर जो है राज्यों में भी देखने को मिल रहा है और इसकी शुरुआत शिवराज सरकार की तरफ से की गई। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश तो इस मामले में प्रख्यात भी है कि केंद्र की तमाम जो घोषणाएं होती हैं, प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं होती हैं, उसको दो कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश अपनाता है। और हुआ भी यही, जिस तरीके से 33% आरक्षण की बात केंद्र ने की थी, मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण नौकरियों को लेकर अगर देखें, सरकारी नौकरियों में, तो महिलाओं को पहले ही मिल रहा था। शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो 50% आरक्षण पहले से था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अन्य सरकारी भर्तियां जो है, यानी कि वन सेवा को छोड़ दिया जाए तो 33 से 35% उसको बढ़ा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा जो आरक्षण होगा वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में होगा, यानी महिलाओं को सरकारी नौकरी में जो आरक्षण मिला है उसमें एससी वर्ग की महिलाओं को जो रिजर्वेशन प्राप्त है 16% वो मिलेगा, एसटी की महिलाओं को 20%, ओबीसी की 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पद होंगे, यानी कि बाकी 40 पदों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के हिसाब से 35 पद आरक्षित किए जाएंगे। ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्लान किया है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। संशोधन करना था इसमें नियम में, उसका संशोधन भी जो है वो कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखें, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था महिलाओं के लिए आते, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने भी उज्ज्वला योजना में 100 रुपए की सब्सिडी को और बढ़ाया था। ऐसे में अगर देखें तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समय इस वक्त है और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ न सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत राहत मिली एक बहुत बड़ी केंद्र सरकार की तरफ से, वहीं राज्य सरकार ने नौकरियों में एक बड़ी छूट देकर, यानी कि 33 से 35% उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर एक बड़ी राहत दी है, बड़ी सौगात दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो शिवराज सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है, जिसमें अब राज्य सरकार ने आरक्षण का जो फीसद है वो बढ़ा दिया है। बिल्कुल, और खबरों पर आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे?
मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में, और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का। बिल्कुल, और कुछ खास खबरों में सबसे पहले बात और बिल्कुल दुनिया भर से कुछ खास खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की भी उम्मीद जताई है। We do hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Thank you. और अब खबर ताइवान से है। ताइवान के दक्षिणी हिस्से में तूफान कोइनू के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ताइवान के हेंगचुन प्रायद्वीप पर कैटेगरी 4 के तूफान के तौर पर कोइनू टकराया। टकराने के वक्त 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही थी। तूफान के कारण प्रायद्वीप पर सभी कामों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पूरे स्कूल और कॉलेज बंद हैं। तूफान के ताइवीन जलड मरूद मध्य को पार करने और चीनी प्रांत गुआंगडोंग की ओर से बढ़ने के कारण कमजोर होने का अनुमान है। दक्षिण में पिंगटुंग काउंटी और ताइतुंग और हुलियन के पूर्वी तट काउंटी में तूफान के कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान के कारण प्रमुख दक्षिण बंदरगाह शहर काओशुंग में भारी बारिश होने की आशंका है। ताइवान के अधिकांश शहरों और काउंटियों में आज काम और स्कूल से एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है। तूफान से राजधानी ताइपे प्रभावित नहीं है और वहां सामान्य रूप से कामकाज हो रहा है। तूफान के मद्देनजर ताइवानी एयरलाइंस ने 87 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि 25 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। और चलिए अब बात करते हैं ईरान की, जहां हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की नैतिक पुलिस की पिटाई से एक 16 साल की लड़की कोमा में है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। लड़की का नाम अरमिता गैरवांड है, जिसने हिजाब नहीं पहना था और इस कारण एक महिला पुलिसकर्मियों ने मेट्रो से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद में वो इस वक्त कोमा में है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब अंतरिक्ष में भी कचरे को लेकर चिंता की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने पहली बार किसी कंपनी पर अंतरिक्ष में कचरा यानी स्पेस जंक छोड़ने के लिए जुर्माना लगाया है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने डिश नेटवर्क पर $1,50,000 यानी कि करीब $1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि डिश नेटवर्क अपने एक पुराने सैटेलाइट को अभी भी काम में आ रहे सैटेलाइटों से दूर ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया। खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी गलती भी मानी और कहा कि वो सजा का पालन करेगी। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने कहा कि डिश नेटवर्क के पुराने सैटेलाइट ने फिलहाल पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे दूसरे सैटेलाइटों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। और कृतिका, बात करते हैं अब खेलों की। 19वें एशियाई खेलों में हमारे जो पदक की जो तालिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ है एशियाई खेलों में आज। बिल्कुल, 19वें एशियाई खेलों में आज भारत की निगाह अपने पदकों की संख्या बढ़ाने पर होगी। आज भारतीय दल को कई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद होगी। स्क्वैश में आज भारत 2 स्पर्धाओं में फाइनल मुकाबला खेलेगा।
मिश्रित युगल में भारत के अनुभवी दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल संधू की जोड़ी फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा, तो वहीं पुरुष एकल में सौरभ घोषाल मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल खेलेंगे। स्क्वैश के अलावा आज भारत को तीरंदाजी महिला और पुरुष कंपाउंड टीम से पदक की उम्मीद होगी। वहीं आज से कुश्ती में फ्री स्टाइल मुकाबले शुरू होंगे। भारत की पदक की उम्मीद अंतिम पंघाल महिलाओं के 53 किलोग्राम में अपना अभियान शुरू करेंगी। एशियन गेम्स में जावेलिन थ्रो में एक बार फिर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का दमखम नजर आया और उन्होंने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं सिल्वर मेडल किशोर जैना के नाम रहा। हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने नीरज चोपड़ा और किशोर जैना दोनों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट जो हैं वो एथलेटिक्स में धमाल मचा रहे हैं और जावलिन थ्रो में क्या कहने हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज चोपड़ा और किशोर जैना दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, लेकिन कंपटीशन जो था वो एक तरह से कहना चाहिए इंडिया और इंडिया के बीच था, तो किस तरह की ये फीलिंग चल रही थी और जब कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा थी वो किस तरह के अंदर फीलिंग दे रही थी? बहुत अच्छा लग रहा था कि हम आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे थे और ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन में ये नज़ारा बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। एक बार हुआ था भुवनेश्वर में 2017 एशियन चैंपियनशिप में, मैं और देवेंद्र भाई साहब थे वहाँ पे और एक कतार का लड़का था, तो हम ऐसे आपस में पुश कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बार हुआ था। लेकिन आज और लंबी थ्रोज थी और अच्छा लग रहा था कि जेना इतनी बढ़िया थ्रोज लगा रहा है। 2 बार इसने अपना पर्सनल बेस्ट किया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, जो कि इसका ड्रीम था, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। नीरज, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी, तो क्योंकि आप लंबा रन अप लेते हैं, तो वो सब भी कुछ दिमाग में था उस समय, या फिर आपको लग रहा था कि सिर्फ मेडल जो है उसको किसी तरह से अपना बनाना है? जी, मेडल का तो था ही कि डिफेंड करना है मेडल को, जो जकार्ता में जीता था, और वही था कि हाँ थोड़ा कंपटीशन टाइम पे अंदर हवा चल रही थी, ठंडा हो रहा शरीर, तो और जो पहले वाला डिसीजन हुआ उसकी वजह से काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन फाइनली हम जीत के निकले हैं वहाँ से, तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन, बल्कि एथलेटिक्स में भी बाकी खेलों में भी, तो इसकी क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप? बड़ी वजह तो है कि हमको गवर्नमेंट से, टॉप से और फेडरेशन से और बाकी जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और जो सबसे मेन बात है, जो एथलीट्स का माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी, और वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, ना केवल एथलेटिक्स में, बाकी इवेंट्स में भी, जैसे बैडमिंटन है या बाकी गेम्स हैं, तो वो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, जीत रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ऑलरेडी वो बूस्ट अप मिल जाता है, तो वो माइंडसेट जो एथलीट्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। वाकई माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। किशोर, आप बताइए, जिस तरह से पीएम जो मोटिवेट करते हैं हर एथलीट को जीत पर या जो भी रिजल्ट आए, वो उसको किस तरह से खिलाड़ी एथलीट होने के नाते आप कैसे लेते हैं? नहीं सर, ऐसे बहुत अच्छा लगता है जो खिलाड़ी को, क्योंकि उनका पीछे कोई मतलब रिजल्ट मिलता है तो उसका बाद कुछ मीडिया वाले जैसे आप लोग कवर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और प्राइम मिनिस्टर जी वो करते हैं तो एक ऐसे मनबल बोलते हैं, तो अच्छा लगता है कि आगे हम और भी अच्छा करें। नीरज, आखिरी सवाल है, आपको देख करके जो पानीपत के जो गाँव के लड़के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, पानीपत के गांव के लड़के आ रहे हैं और मैं तो चाहता हूं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो हर जगह से, जैसे मनु है कर्नाटका से है, जेना उड़ीसा से है और हरियाणा से, यूपी से, मतलब हर स्टेट से आ रहे हैं, ना केवल पानीपत से, और मुझे खुशी है कि हमारे एरिया में नहीं सिर्फ एथलेटिक्स पूरे देश में ग्रो कर रहा है। चलिए, आप बाकी बहुत शुक्रिया। तो वाकई एथलेटिक्स जो है वो ग्रो कर रहा है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर अब जो सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को मिल रही है, और इस बात को नीरज भी मानते हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं आज से क्रिकेट विश्व कप की भी शुरुआत होने जा रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खेला जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित होगा। 10 टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगी। एक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल 9 मैच खेलेगी। और खेल जगत के बाद अब खबरें देख लेते हैं सिने जगत की फटाफट अंदाज में।
अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 32 साल बाद फिर से एक साथ फिल्म में काम करने के लिए तैयार है। रजनीकांत की 170वीं फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में होंगे। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की सुपरहिट फिल्म गदर 2 का प्रीमियर कल ZEE5 पर होगा। हिना खान और शोएब निकाश शाह की फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का टीजर जारी हो गया है। फिल्म 6 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज होगी। जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता विश्वनाथ चैटर्जी का जन्मदिन है। विश्वनाथ दर्जनों फिल्मों के साथ ही कई मशहूर टीवी धारावाहिकों में भी नजर आ चुके हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आ चुकी अभिनेत्री गायत्री जोशी का कार इटली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आमने सामने की इस दुर्घटना में एक कपल की जान चली गई। सिल्वर स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन के बाद सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। फिल्म को 6 अक्टूबर को ZEE5 पर प्रीमियर किया जाएगा। मेडिकल ड्रामा पर आधारित चर्चित वेब शो मुंबई डायरीज सीजन 2 का 6 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर किया जाएगा। इस वेब शो में अभिनेत्री कोंकणा सेना शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। आलिया भट्ट निर्देशक वसंत बाला की फिल्म जिगरा में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। आलिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। और अब कृतिका खास सेगमेंट की बारी है, यानी कि मिजाजे मौसम की। जी गंगे पश्चिम बंगाल में असाधारण रूप से भारी बारिश। आप देख रहे हैं राज्यों का तापमान। और इसी के साथ फिलहाल नया सवेरा के इस खास अंक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं 2 नन्हे तेंदुओं की अटखेलियों के साथ। क्यों भावना? बिल्कुल कृतिका, जो अभी 3 महीने की ही हैं लेकिन अभी से गुराना सीख गए हैं। तस्वीरें आई हैं पेरू के लीमा से। आप आनंद उठाइए, आपका दिन मंगलमय हो। और अगला कार्यक्रम आप देखेंगे हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत कृतिका के साथ। बिल्कुल, नमस्कार। Iría del cuidador. Es un gato. Sí, es un gato que atrapa el árbol. ¡Ay, qué simpático! नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 550।